फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 90 दिनों में। हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, और आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शन क्या होते हैं, बड़ा ही आसान आपके लिए होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, आखिरी तक आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो कंजक्शन होता क्या है कि सेंटेंस को छोटा करने का काम करता है। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल से ये समझा, आपने कहा कि राजू इज अ गुड फ्रेंड, राजू एक अच्छा दोस्त है। एक और आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया कि रामू इज अ गुड फ्रेंड। अब आपने कहा राजू इज अ गुड फ्रेंड, रामू इज अ गुड फ्रेंड। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा कि राजू एंड रामू आर गुड फ्रेंड्स। तो क्या है, दो सेंटेंस हैं ये जोड़ दे रहा है, यही हमारा क्या हो जा रहा है, कंजक्शन हो जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा कि मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी अच्छी लगती है। मुझे चाय अच्छी लगती है, आई लाइक टी, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, आई लाइक कॉफी। अब इस तरह सेंटेंस देंगे, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब इसी को सेंटेंस को छोटा करने के लिए कंजक्शन का हमारा रोल होता है, इसलिए हम उसको सीखते हैं। तो अब इसको एंड का कंजक्शन जोड़ करके हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई लाइक टी एंड कॉफी। तो अब क्या हो गया कि मुझे चाय और कॉफी अच्छी लगती है। अब ये सेंटेंस छोटा हो गया। तो कंजक्शन का हमारा यही काम होता है कि सेंटेंस कोई होता है, क्लोज होता है, वर्ड होता है, जो उसे जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। आप इससे कैरेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे कंजक्शन हमारे होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एट हो गया, आइदर और, नाइदर और हो गया। मैं सारे कैटेगरी को आपको बताने वाला हूँ, कौन किसकी कितनी कैटेगरी आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो कंजक्शन को मोटा मोटा पे समझिएगा, जो जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कंजक्शन एक आपका इंपॉर्टेंट लेसन है। तो कंजक्शन के हमारे भी कैटेगरी होते हैं कि क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। तो जो मुख्य या खास आप कह सकते हैं कि दो ही तरह के कंजक्शन होते हैं। क्या हो जाएगा, एक हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। अच्छा, हम इसको तीसरी कैटेगरी में भी चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शन कह सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको दो में ही हम समझ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, आपका जो दो वर्ड होते हैं जैसे आइदर और, नाइदर, नॉर, तो ये हमारा होता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं, दो के बारे में करते हैं कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। ये हम आपको बताने वाले हैं कि 4 प्रकार होते हैं, एक एक करके उसको समझने वाले हैं। सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, क्या उसका प्रयोग होता है, उसके हमारे 9 प्रकार होने वाले हैं। तो खास उसके 9 प्रकार, 9 किस्म, 9 तरीके से होने वाले हैं। हम सारी चीज को बड़ी ही बारीकी से समझने वाले हैं और हम आपको वीडियो के आखिर में और एक एक अलग अलग तरीके से प्रयोग भी बताएंगे, यानी कि वीडियो बताएंगे। तो आप हमारे बोर्ड पर आइएगा, मैं आपको उसमें वहां से अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो दोस्तों हमारे साथ में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करते रहिएगा। हम लोग कंजक्शन के बारे में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजक्शन का माना क्या होता है। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। और कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों, फ्रेजेस, क्लोजेस एवं वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। वाक्य के अर्थ में बिना बदलाव किए हुए वाक्य को छोटा करने के लिए कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए क्लियर हुआ कि कंजक्शन बनाते क्यों हैं। मतलब कोई हमारा जो वाक्य होता है बहुत लंबा होता है, उसको छोटा करने के लिए कंजक्शन का हमारा यूज़ होता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ यानी माना भी नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स।
तो इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस क्या था, अलग अलग अगर आप करके देखें तो ये हो जाएगा कि राम इज़ गुड फ्रेंड एक हो गया और श्याम इज़ गुड फ्रेंड। अब आप सोचिएगा कि दो सेंटेंस हो रहे हैं, अगर राम इज़ गुड फ्रेंड, श्याम इज़ गुड फ्रेंड। अब इसी को कहा गया राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एंड आ रहा है यही कंजक्शन का काम कर रहा है कि जो ये दो लंबे सेंटेंस थे राम इज़ गुड फ्रेंड, श्याम इज़ गुड फ्रेंड, अब इसको जो जोड़ करके बनाया जा रहा है यही हमारा क्या हो रहा है, कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। कंजक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है, यानी जो हमारे कंजक्शन होते हैं उसको हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। मैं आगे चल के और आपको बताऊंगा कि इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं, यानी तीसरी कैटेगरी अगर करना चाहें तो हम इसको कोरिलेटिव कंजक्शन में कर सकते हैं। बस बहुत सारे लोग इसमें क्या होता है इसे में ज्वाइन कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। पहले चलिए कोरिलेटिव कंजक्शन समझते हैं क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है वो समझिएगा, जिस कंजक्शंस के द्वारा समान श्रेणी के शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। यानी एक ही सेंटेंस के तरह के होंगे, एक ही तरह का जब सेंटेंस होगा जोड़ देंगे इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहला देंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी इक्वल रैंक एक ही रैंक के होना चाहिए या फिर ग्रामेटिकली यूनिट के सेम प्रकार से होना चाहिए। तो क्या आपने देखा कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक और ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड होना चाहिए। उसकी एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हमने कहा कि शी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली, कि वो तेज़ लिखती है और साफ सुथरा खूबसूरत लिखती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि एंड का जो रोल प्ले हो रहा है, एंड जो कर रहा है यही कंजक्शन है, यही जोड़ने का काम कर रहा है। वरना सेंटेंस इस तरह हो जाता, शी राइट्स रैपिडली, शी राइट्स ब्यूटीफुली, तो दो सेंटेंस हो जाता। इसी को छोटा करने के लिए एंड का रोल यहाँ प्ले किया गया और आपने कहा शी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमारे होते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो खास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके मैं एग्जांपल में आपको पहले बता देता हूँ। जैसे उसमें हो जाएगा ओनली, हो जाएगा देन है, देयरफॉर, नो लेस दैन, एंड, बट, और, नॉर, एट, टू, सो, एज वेल एज आपका हो जाएगा अदरवाइज, एल्स, स्टिल, वाइल, वेयर एज, नेवरदलेस, आइदर और नाइदर, नॉर। अब नाइदर को नीदर भी कह सकते हैं, मैन आपका हो जाएगा बोथ हो जाएगा, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह से और भी आपकी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है। ये कुछ कंजक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, इनको याद रखने का एक और आसान फॉर्मूला तरीका आप लोग को बताता हूँ। देखिए, फाइन बॉयज़ के नाम से याद रख सकते हैं कि एफ से आने वाले, जैसे कि फाइन बॉयज से क्या मतलब है, जैसे आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो आपका पहचान हो जाएगा फाइन बॉयज, यानी एफ से फोर हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा और एन से नॉर हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, ओ से और हो जाएगा, वाई से एट हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका एस से। तो आपने कहा फाइन बॉयज, यानी इससे जो वर्ड आ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये पहचान हो रहा है कि जब ये वर्ड आपको दिखेंगे ये समझ लीजिएगा कि ये फाइन बॉयज है। तो फाइन बॉयज किस में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपका आ जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से आगे समझते हैं कि कैसे इसको एक एक करके आप यूज़ करने वाले हैं। पहले हम फॉर के एग्जांपल को समझते हैं। फॉर रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई एम अनवेल, फॉर आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। आई एम अनवेल यानी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फॉर इसीलिए या इसी कारण आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपने कहा आई एम अनवेल, मैं अच्छा नहीं हूँ, इसी वजह से, इसी कारण। तो फॉर आपका बता रहा है जोड़ने काम कर रहा है, वजह बता रहा है आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ।
आई गो टू डांस क्लास, मैं डांस क्लास जाता हूँ। फॉर किस लिए? आई लव टू डांस, इसलिए मुझे डांस करना अच्छा लगता है, प्यार है, मुझे पसंद है, इस तरह का हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका समझते हैं कि राजू ड्रैंक सम वाटर फॉर ही वॉज थर्स्टी। तो आपने क्या देखा कि राजू ने कुछ पानी पिया, राजू ने थोड़ा सा पानी पिया इसलिए कि वो प्यासा था। तो राजू ड्रैंक सम वाटर, ड्रैंक आपका पास इंडिफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो राजू ने थोड़ा सा पानी पिया, किस लिए भाई पिया? इसलिए कि वो प्यासा था। तो इस तरह से फॉर का आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब मैं आपको एंड का एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत आसान सा यूज़ है। जैसे आपने कहा कि ही लाइक्स टू टेक टी एंड कॉफ़ी, यानी कि उसे टी अच्छा लगता है और कॉफ़ी अच्छा लगता है। और अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये असल में पूरा सेंटेंस क्या था। पूरा सेंटेंस यह था कि ही लाइक्स टी एंड क्या था आपका, ही लाइक्स कॉफ़ी। तो ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफ़ी, इस तरह बोलना लंबा हो जा रहा है, कुछ बेसुरा सा लग रहा है। तो इसको मिलाने के लिए ही आपने ऑब्जेक्ट को देखा कि कहा गया ही लाइक्स टू टेक टी एंड कॉफ़ी, यानी उसे क्या पसंद है? चाय पीना पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है। इसी तरह हम अगला सेंटेंस आते हैं कि वी प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। एंड आपका ला गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और आगे बता दिया गया कि बास्केटबॉल, यानी हमने दो चीज़ हमें अच्छा लगता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बास्केटबॉल खेलता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल एंड पे आते हैं। क्या मैंने कहा कि माई फ्रेंड प्रिपेयर्ड द डिनर एंड आई बेक्ड अ केक। तो मेरे दोस्त ने डिनर बनाया, मेरे दोस्त ने डिनर तैयार किया और मैंने क्या किया? मैंने केक बनाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा हो जा रहा है, लेकिन एंड एक पूरा जोड़ने काम कर रहा है कि माई फ्रेंड प्रिपेयर्ड द डिनर, ये पास इंडिफिनिट टेंस का ग्रामर आपका हो गया। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने डिनर तैयार किया और एक दूसरा सब्जेक्ट जो कि मैं हूँ, मैंने कहा आई बेक्ड अ केक, यानी कि मैंने केक बनाया। और अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं, नोर का एग्जाम्पल समझते हैं। तो जो नोर का मतलब यहाँ पे क्या है? नोर का मतलब नॉट है, नहीं है। जैसे कि ही डिड नॉट कॉल मी नॉर सेंड अ मैसेज, यानी उसने मुझे कॉल नहीं किया और ना तो उसने मुझे मैसेज किया। कि बंदे ने सबको बुलाया, दावत दिया, सब कुछ किया, मुझे तो ना तो बंदे ने कॉल किया और ना तो मुझे मैसेज किया कि भाई आप आ जाइएगा। ही कैन नॉट सिंग नॉर कैन ही डांस, यानी वो तो ना तो गा सकता है और ना तो नाच सकता है। तो इस तरह करके नॉर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बट का माना लेकिन होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा। जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस में क्या आपके हो जाएंगे किस तरह? जैसे आपने कहा कि ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, असल में ये सेंटेंस आपका था, लेकिन बट है जो जोड़ने का काम किया कि ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अगला एग्जाम्पल, आई वॉज सिक बट आई अटेंडेड द मीटिंग, मैं बीमार था लेकिन मैंने मीटिंग अटेंड किया। तो बट आपका क्या हो रहा है? कौन सा कंजक्शन हो रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। बट आई डोंट हैव मनी, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। तो बट यहाँ पर आपका कंजक्शन हो रहा है, यहाँ पर जोड़ने काम कर रहा है। तो फैन बॉयज में से अब आपका और की बारी आई। और क्या होता है? चॉइस बताने के लिए हम लाते हैं, यानी पसंद बताने के लिए लाते हैं। जैसे हमने कहा आई वुड गो टू दिल्ली और लखनऊ, मैं दिल्ली जाऊंगा या लखनऊ जाऊंगा। तो एक हम चॉइस में अपना ले रहा हूँ कि मैं भी इस पर कहाँ जाने वाला हूँ, मैं या तो दिल्ली चला जाऊंगा या फिर मैं लखनऊ जाऊंगा। तो एक चॉइस बताने के लिए हम लोग और का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जोड़ रहा है। हमने कहा कि शुड आई पेंट इट रेड और ब्लू, कि जो ये है इससे मैं पेंट करूँ लाल से करूँ कि ब्लू से करूँ। तो यहाँ पर एक चॉइस मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ कि ये वाला मैं किससे पेंट करूँ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ। शुड आई पेंट इट रेड और ब्लू, किसे मैं लाल से पेंट करूँ या फिर ब्लू से पेंट करूँ। तो इस तरह से जब चॉइस बताना होगा आप और लेकर के आएंगे, और कौन सा कंजक्शन हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा आपका।
अब आप एट का यूज़ करने वाले हैं। एट का माना क्या होता है? फिर भी होता है। तो जैसे कि आई वर्कड हार्ड एट कुडंट पास, यानी कि मैंने मेहनत किया फिर भी मैं पास नहीं हो सका। अब ये पूरा सेंटेंस क्या था? पूरा आई वर्कड हार्ड एट आई कुड नॉट पास, ये सेंटेंस आपका दिख रहा है। तो एट का माना फिर भी का माना हो रहा है, और यही आपका जोड़ने का काम कर रहा है, यही आपका कंजक्शन हो रहा है। तो कंजक्शन मुझे उम्मीद है क्लियर होता जा रहा हूँ कि भैया जोड़ने का काम करे वही हमारा कंजक्शन हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डांसिंग एट आई विल ट्राई, कि मुझे नाचने में कंफर्टेबल नहीं है, इत्मीनान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वन, ही इज़ ओवरवेट एट ही डज नॉट वर्क आउट। तो ही इज़ ओवरवेट यानी उसकी वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटा है। एट फिर भी ही डज नॉट वर्क आउट, फिर भी वो वर्कआउट नहीं करता, यानी व्यायाम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता है। तो ये फाइन बॉयज़ के आपके एग्जाम्पल थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये फाइन बॉयज़ अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गए होंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो आपके हैं, बस फाइन बॉय से याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। और इसकी आपने डेफिनेशन भी समझ लिया था कि जो एक ही श्रेणी के हों, यानी एक ही तरह के दोनों सेंटेंस हों, तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब मैं आपको काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बताने वाला हूँ, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें क्या कि अर्थ के दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो क्या हमारा होगा कि 4 भागों में हम लोग इसको बांटने वाले हैं। चलिए हम इसको चारों का नाम पहले समझ लेते हैं। पहले का नाम है कॉम्युलेटिव, या फिर आप कह सकते हैं कॉपुलेटिव कंजक्शन। तो चाहे कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहें या फिर कॉपुलेटिव कंजक्शन कहें, पहले का नाम हो गया। अच्छा, दूसरे का नाम हो जाएगा अल्टरनेटिव कंजक्शन कह सकते हैं, या चाहे तो आप डिसजंक्टिव भी कह सकते हैं। तीसरा हो जाएगा एडवर्सेटिव, और चौथा हो जाएगा इलेटिव। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है। ऐसे कंजक्शन से जो 2 स्टेटमेंट्स यानी कथन या फैक्ट्स यानी तथ्य को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, उन्हें कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कहा जाता है। अच्छा, इसके क्या वर्ड अक्सर इसमें आते हैं? जैसे एंड होगा वो सीधा सीधा जोड़ दोगा, इसी तरह ऑल्सो होगा, टू, नाउ, नॉट, लेस दैन, एज वेल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ इत्यादि, यानी इस तरह के जो वर्ड और दूसरे आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शंस हमारे कहलाएंगे। ये इसके उदाहरण हो जाएगा। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आपने देखा कि ही इज़ रिच एंड आई एम पुअर, तो क्या हो रहा है कि ही इज़ रिच, वो अमीर है और मैं गरीब हूँ। तो ये 2 वाक्य हैं जो जोड़ने काम कर रहा है, वो एंड कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा रानी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो रानी इज़ बोथ, रानी दोनों है, क्या है? वो खूबसूरत है और क्या है? इंटेलिजेंट है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गया कॉम्युलेटिव का। चलिए हम दूसरे एग्जांपल को समझते हैं, अल्टरनेटिव समझते हैं कि अल्टरनेटिव क्या होता है। ऐसे कंजक्शंस के द्वारा 2 कथनों के बीच कोई अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर किया जाता है, उन्हें अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शंस कहा जाता है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे आइदर और हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा नाइदर नोर। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे नाइदर नोर कह सकते हैं, और आप नीदर नोर भी इसे आप कह सकते हैं। अदरवाइज हो जाएगा, एल्स हो जाएगा, इत्यादि, यानी कि वगैरह अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शंस के उदाहरण हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं इसको लिखने की कोशिश करिए, या फिर आप इसको याद करते रहिएगा बढ़िया से। हाँ, तो एग्जांपल्स में आपके ये हो जाएंगे कि आइदर यू और योर ब्रदर इज थीफ। तो इसमें क्या हो गया कि या तो तुम या तुम्हारा भाई चोर है, तो 2 में से किसी एक के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस कहलाएगा। नाइदर आ बोरोवर नॉर आ लेंडर बी,
यानी कि आप ऐसा करिएगा कि ना तो आप किसी से उधार लेने वाला बनिएगा, ना किसी को उधार देने वाला बनिएगा। तो इसमें नाइदर और नॉर आपको मिल रहा है, ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। तो इसी को अल्टरनेटिव कंजक्शन हम कह देते हैं। मेक हास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो मेक हास्ट यानी कि जल्दी करो, ये वरना या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। चलिए हम इसका और हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई एग्ज़ाम करीब आ रहा है और वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो हमने कहा वर्क हार्ड की कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज मतलब वरना यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे। तो अदरवाइज हमारा क्या कंजक्शन है, लेकिन जो कंजक्शन है इसका क्या नाम है, अल्टरनेटिव कंजक्शन हम इसको कहने वाले हैं। तो जो इसका तीसरा प्रकार है उसका एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये क्या कौन से कंजक्शन होते हैं, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। और उससे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ, जिससे हो जाएगा ऐसे कंजक्शंस जो दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध व्यक्त करते हों, उन्हें एडवर्सेटिव कंजक्शन कहा जाता है। इनके कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बट हो जाएगा, स्टिल भी आता है, एट हो जाएगा, नेवरदलेस, हाउएवर, वाइल, वेयर एज, ओनली इत्यादि एक्सेट्रा एडवर्सेटिव कंजक्शंस के उदाहरण हैं। चलो इसको एग्जांपल से हम और आसान करते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे ही फेल्ट एंग्री बट ही केप्ट क्वाइट, यानी कि उसे गुस्सा तो लगा लेकिन वो खामोश रहा। तो गुस्सा लगा तो उसने मारा नहीं, लेकिन वो खामोश रहा, तो उसके अपोजिट उसने काम किया। नेक्स्ट है कि ही हैड नो मनी, यानी उसके पास कुछ पैसा नहीं था। नेवरदलेस ही हेल्प्ड मी, तो आपने क्या देखा कि आपने कहा सर उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह भी मतलब करके उसने मेरी सहायता की, मेरी मदद की। थर्ड एग्जांपल समझते हैं कि राजू इज रिच, क्या है, राजू अमीर है। वाइल हिज ब्रदर इज पुअर, जबकि उसका भाई गरीब है। तो वाइल से क्या देखें, राजू इज रिच, राजू अमीर है और उसका भाई गरीब है। तो उसके एक अपोजिट मानक को दर्शा रहा है, एक अपोजिट मानक को बता रहा है। बस यही चीज़ तो हो रहा है, उसके विरुद्ध मानक बता रहा है सेंटेंस में, आप देख पा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल और मैं इसको आपको देता हूँ, जैसे ही इज सिलो, वो सिलो है बट ही इज श्योर, मतलब कोई काम कर रहा है, वो सिलो तो कर रहा है बट उसे पक्का यकीन है कि वो काम को पूरा कर लेगा। और तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। चलिए चौथा और आखिरी का हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इलेटिव क्या होता है। तो ऐसे कंजक्शंस निष्कर्ष या फल बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें इलेटिव कंजक्शंस कहा जाता है। जैसे कि उसके कुछ वर्ड पहले आपको बता देता हूँ, जैसे देयरफॉर हो जाएगा, सो हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, दैट, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली वगैरह इत्यादि इलेटिव कंजक्शंस के उदाहरण हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कहा ही वाज फाउंड स्टीलिंग, सो ही वाज अरेस्टेड। तो ही वाज फाउंड पैसिव वॉइस हो जाएगा, ही वाज फाउंड स्टीलिंग यानी उसे चोरी करते हुए पाया गया। सो इसीलिए ही वाज अरेस्टेड, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपने सो यहाँ कंजक्शन से क्या दे रहे हैं, एक फल बता रहा है, एक नतीजा बता रहा है कि गिरफ्तार होने की वजह क्या है, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था या चोरी करते हुए वो पाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, यानी तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। हेंस यू कांट बी एडमिटेड या यू कैन नॉट बी एडमिटेड, लिहाजा तुम्हारा दाखिला नहीं किया जा सकता है, तुम्हारा एडमिशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आपके मार्क्स आने चाहिए तो वो मार्क्स आपके आए नहीं। तो आपने कहा यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, हेंस लिहाजा, यानी कि इसी वजह से क्या होगा, यू कैन नॉट बी एडमिटेड, तुम्हारा एडमिशन नहीं किया जा सकता है। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे आपने कहा कि ही डिड नॉट वर्क, यानी उसने काम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वो नाकाम हो गया। या ही डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर वर्क हार्ड कर देंगे तो मतलब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। सो, तो सो का वर्ड क्या है, यहाँ पर नतीजा बताने के लिए आ गया, इसीलिए क्या हो गया, ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया। तो ये जो सो कंजक्शन आपका हो रहा है, ये आपका नतीजा बताने के लिए हो रहा है कि फेल क्यों हुआ भाई, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया था, इसीलिए वो फेल हो गया। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा द डेज आर लॉन्ग, कि दिन बड़े हैं, फॉर
इट इज़ जून। अब यहाँ पर फॉर किस माना में हो रहा है आप नोट में समझिएगा कि कंजक्शंस फॉर जो है ना कारण नहीं बताता है, ये किसी दिए हुए कथन से अनुमान बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अनुमान बताने के लिए किया जाता है कि दिन बहुत बड़े हैं, तो किस लिए भैया है, फॉर इट इज़ जून। तो ये हमारे इसके 4 काइंड्स भी हो गए। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आपने समझा कि ये दोनों एक ही भाव के एक ही प्रकार के होते हैं। फिर उसको हम लोगों ने काइंड्स किए थे, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के हम लोगों ने 4 हिस्से किए थे, 4 भाग किए थे। कॉम्युलेटिव कंजक्शन किए, दूसरा अल्टरनेटिव किए, तीसरा हम लोगों ने किया एडवर्सिटिव किया, और चौथा इलेटिव कंजक्शन किए। तो अब ये हमारे ये जो कोऑर्डिनरी कंजक्शन है इसके हमारे काइंड्स भी पूरे हो जाते हैं। अब हम समझने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो हम लोगों का कंजक्शन का जो दूसरा प्रकार था सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। ओके दोस्तों, तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर रहने वाले 2 क्लॉज को जो क्या होता है कंजक्शन जोड़ता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। तो आपने क्या देखा कि जो जोड़ने का काम करता है तो कंजक्शन तो होता है, बट इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले 2 क्लॉज को जो कंजक्शन जोड़ता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। क्या हुआ, यानी कि इंग्लिश में इस तरह हो जाएगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस help to join one independent main clause with an other dependent, यानी सब ऑर्डिनेट क्लोज। अच्छा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैं आपको उसको बता देता हूँ। जैसे दैट, सो दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, टिल, बिफोर, आफ्टर, so long as, because, why, where, when, while, whether, how, whence, who, which, as if, as soon as, then, as, since इत्यादि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के उदाहरण हैं। तो ये जो सब आप देख रहे हैं इनको ये सब के सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज जो पूरा अर्थ प्रदान करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। तो जो हमारा मेन होता है क्लोज होता है यानी उसे प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। अच्छा, सब ऑर्डिनेटिंग कौन सा क्लोज हो जाएगा, तो सब ऑर्डिनेट क्लोज वो होता है वो क्लोज जो पूरा अर्थ प्रदान नहीं करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, वो सब ऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो जो हमारे ये सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शंस हैं उसके हम प्रकार को समझते कितने होते हैं कि अर्थ के दृष्टिकोण से यानी अर्थ यानी माना के हिसाब से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के 9 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो इसका माना के हिसाब से होगा तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे उसको हम लोग 9 भाग में बांटने वाले हैं। तो 9 भाग में से पहले क्या हो जाएगा, वो टाइम वाला हो जाएगा या प्लेस हो जाएगा या कॉज यानी रीज़न का हो जाएगा, कंडीशन बताएगा या पर्पस बताएगा, रिजल्ट या इफ़ेक्ट बताएगा, कंपैरिजन करेगा, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट करेगा, एक्सटेंट या मैनर को बताने वाला है। तो ये 9 हमारे हो जाने वाले हैं। हम इसको एक एक को समझते हैं बारीकी से कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे किस तरह से प्रयोग होने वाले हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में से पहला जो टाइम वाला हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा, टाइम कंजक्शन का प्रयोग समय का महत्व बताने के लिए किया जाता है। तो उसके कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे व्हेन हो जाएगा, व्हाइल है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सुन एज टिल, अनटिल इत्यादि टाइम कंजक्शंस के उदाहरण हैं।
तो जब भी ये वर्ड आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये टाइम वाले कंजक्शन हो जाएंगे। जैसे वी सो अ मैन ऑफ 2 हेड्स व्हेन वी वर वॉकिंग, तो वी सो अ मैन ऑफ 2 हेड्स, हमने 2 सर वाले एक आदमी को देखा। तो हम लोग जा रहे थे, कहीं टहल रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा? वेन वी वर वॉकिंग, जब हम टहल रहे थे। तो वेन जो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में से क्या है आपका? ये टाइम बताने के लिए आ रहा है। तो आपने कहा वी सो अ मैन ऑफ 2 हेड्स व्हेन वी वर वॉकिंग, कि हम लोगों ने एक आदमी को देखा 2 सर वाला जब हम लोग क्या कर रहे थे? टहले थे, वॉक कर रहे थे। तो वेन हमारा क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। और सब ऑर्डिनेटिंग कौन सा? टाइम कंजक्शन यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो जाएगा कि राजू कॉल्ड मी, राजू ने मुझे कॉल किया, वाइल आई वॉज टेकिंग टी, जब मैं चाय पी रहा था। तो वाइल आपका वर्ड बता रहा है, यहाँ पे वाइल आपका कंजक्शन हो जाएगा जो कि टाइम को बता रहा है। डोंट ओपन द डोर अंटिल आई टेल यू टू डू सो, तो हमने कहा डोंट ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि दरवाज़ा मत खोलो, अंटिल, जब तक कि मैं तुम्हें ऐसा करने को ना कहूँ। तो अंटिल क्या बता रहा है भाई? समय बता रहा है कि जब तक कि मैं तुमसे दरवाज़ा खोलने के लिए ना कहूँ तुम दरवाज़ा मत खोलो। तो आसान सी बात है, टाइम बता रहा है तो हमारा टाइम वाला कंजक्शन हो जाएगा हमारा। और अगला हो जाएगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि ट्रेन चालू हो चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बिफोर एक समय को बता रहा है, एक टाइमिंग को बता रहा है। तो टाइमिंग हमारा बता रहा है जो हम लोगों ने नाउ काइंड किया उसमें से टाइम का हो जाएगा ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो कि टाइम को बताने वाला है। दूसरा जो हमारा प्लेस बताता है यानी स्थान बताता है, इस कंजक्शन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले? प्लेस वाला बोल दिए। तो जगह वाले में कौन सा हो जाएगा भाई? वेयर हो जाएगा जो कहाँ बताएगा, वेन्स आपका हो जाएगा, वेर एवर हो जाएगा, इत्यादि प्लेस कंजक्शन के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने कहा आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता है जहाँ वो रहता है। तो जहाँ बीच में आ रहा है तो जहाँ का मान आपका हो जाता है, मुझे पता है जहाँ वो रहता है, एक जगह आपका हो गया। हमने कहा कि गो वेयर एवर यू लाइक, जाओ जहाँ कहीं तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ कहीं तुम्हें पसंद है। तो इस तरह से जगह वाला हो जाएगा। चलिए कोज या रीज़न वाला हम एग्जाम्पल तीसरा समझते हैं कि इस कंजक्शन का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। तो ये क्लियर हो रहा है कि जब कोज बताएगा, रीज़न बताएगा भाई, तो हमारा कौन सा कंजक्शन हो जाएगा? इसके वर्ड क्या क्या आ जाएंगे? जैसे बिकॉज हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, एज हो जाएगा इत्यादि। कोज और रीज़न कंजक्शंस के उदाहरण आपके हो जाएंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ लबोरियस, तो मुझे वो पसंद है। क्यों पसंद है? बिकॉज ही इज़ लबोरियस, इसलिए कि वो मेहनती है। तो बिकॉज आप क्या हो जा रहा है? ये आपका वजह बता रहा है, कारण बता रहा है। तो बिकॉज एक कंजक्शन हुआ। तो कौन सा कंजक्शन? जो आपका रीज़न बता रहा है, ये आपका कंजक्शन हो गया। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में से चौथा जो हमारा हो जाएगा वो कंडीशन यानी शर्त बताने के लिए आता है। इसमें क्या होता है? इस कंजक्शंस का प्रयोग शर्त बताने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या से हो जाएंगे? जैसे इफ़ हो जाएगा, मतलब अगर हो जाएगा। और आगे देखिएगा एज इफ़ हो जाएगा, ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर इत्यादि कंडीशन कंजक्शंस के उदाहरण हो जाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहेंगे आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इफ़ यू गिव मी ब्लड, अगर तुम मुझे खून दो, यानी कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई विल इन्हांस योर सैलरी, मैं तुम्हारी सैलरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। प्रोवाइडेड यू वर्क सिंसियरली, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते की, यानी शर्त ये है कि तुम सिंसियरली बिल्कुल निष्ठा से बिल्कुल दिल लगा करके तुम काम करो। तो आई विल इनहांस योर सैलरी, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। प्रोवाइडेड वर्ड जो देख रहे हैं यही तो आपका शर्त बताने के लिए आया है आपका। तो यू वर्क सिंसियरली कि तुम पूरे दिलो जान से ईमानदारी से अपना काम करो। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि तुम पास नहीं हो सकते हो। यू कांट पास अनलेस,
यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम ना करो। तो अनलेस हमारे क्या बता रहे, शर्त बता रहा है कि भाई तुम पास नहीं हो सकते हो। शेख चिल्ली की तरह सपना देखने से नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम पास नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम कठिन परिश्रम ना करो। पांचवा हमारा हो जाएगा पर्पस के लिए। पर्पस मतलब उद्देश्य बताने के लिए। अच्छा, इस कंजक्शन में क्या होता है अब इसको समझते हैं कि इस कंजक्शंस का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। उसके वर्ड हो जाएंगे जैसे दैट हो जाएगा, सो दैट कहेंगे, इन ऑर्डर दैट हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा इत्यादि, यानी वगैरह पर्पस कंजक्शंस के उदाहरण हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स में समझते हैं जैसे वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही में पास, ताकि वो पास हो जाए। तो पास क्यों हो जाए, वो मेहनत क्यों करता है, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। भाई वो किस लिए करता है, ताकि ही में पास, वो पास हो सके। उसका उद्देश्य ये है, मकसद ये है हार्ड वर्क करने का कि वो पास हो जाए। वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट वी में बी हैप्पी, तो हम पैसा कमाते हैं किस लिए भैया कमाते हैं, ताकि हम खुश रह सकें। यानी कि पैसा कमाने की वजह है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इन ऑर्डर दैट आप देख रहे हैं, यही तो हमारा उद्देश्य बताने के लिए आ गया है। ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कि कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। तो ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। लेस्ट का वर्ड जो आप देख रहे हैं यही तो कंजक्शन है कि ऐसा कहीं ना हो वो अपनी ट्रेन को छोड़ दिया, उसकी ट्रेन छूट जाए। तो लेस्ट आपका हो गया उद्देश्य बताने के लिए। छठा क्या होता है हमारा, रिजल्ट बताता है, यानी परिणाम बताता है, इफेक्ट क्या तो बताता है। जैसे क्या होगा इसमें, इस कंजक्शंस का प्रयोग परिणाम बताने के लिए किया जाता है। उसके वर्ड क्या हो जाएंगे, दैट, सो, दैट, सच, दैट इत्यादि रिजल्ट कंजक्शन के उदाहरण हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं जैसे कि ही वर्कड सो मच दैट ही फेल इल, तो ही वर्कड सो मच, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। दैट ही फेल इल, कि वो बीमार हो गया। तो के परिणाम क्या हुआ, उसने इतना मेहनत किया कि क्या हुआ, वो बीमार हो गया। तो ये आपका हो जाएगा परिणाम बताने के लिए। मोहन इज सच अ रैस्कल दैट एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, मतलब मोहन इस तरह रैस्कल, इस तरह बेकार निकम्मा नाकारा है कि दैट का बता रहा है कि हर एक लोग उसे नापसंद करते हैं। तो दैट क्या होगा, एक इफेक्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि इस तरह इंसान है कि लोग उसे नापसंद करते हैं। तो और सातवां हमारा हो जाएगा कंपैरिजन बताने के लिए हो जाएगा, यानी तुलना करेगा हमारा बताने के लिए। इस कंजक्शंस का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। तो जो सातवां हमारा कंजक्शन हो जाएगा तो तुलना करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, इसके वर्ड किस तरह के हो जाएंगे, जैसे एज हो जाएगा या एज मच एज हो जाएगा, दैट है इत्यादि कंपैरिजन कंजक्शंस के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे दिस नॉवेल इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट, कि ये जो नॉवेल है ये उतना ही दिलचस्प है जितना वो वाला है। तो यहाँ पर आप एज को देख रहे हैं, यही एज हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। ही इज़ नॉट सो नोबल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे सो आप देख रहे हैं और एज देख रहे हैं, यही आपके कंजक्शन हो जाएंगे कि वो इतना शरीफ नहीं है जितना उसका भाई, यानी कि वो कम शरीफ है अपने भाई के मुकाबिल, कंपैरिजन करने में, मुकाबला करने में। राधा इज टॉलर देन श्वेता, तो जो राधा क्या है, लंबी है। किससे लंबी है, श्वेता से लंबी है। तो यहाँ कंपेयर हो रहा है कि एक राधा लड़की है और एक श्वेता लड़की है। तो उनका राधा इज टॉलर, कि राधा अधिक लंबी है, किससे, श्वेता से। तो हमने कहा कि आई लाइक हर एज मच एज आई लाइक यू, कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम्हें भी उतना ही पसंद करता हूँ, यानी जितना मैं उसे पसंद करता हूँ उतना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो हमारा आठवां हो जाएगा कि कंसेशन बताने के लिए या फिर कंट्रास्ट बताने के लिए हो जाएगा, जो हमारा विरुद्ध बताने के लिए आता है। इस कंजक्शन का प्रयोग विरोध का बोध कराने के लिए किया जाता है। उसके वर्ड क्या हो जाएंगे, जैसे दो हो जाएगा, एल्दो है, हाउ एवर है, इवन इफ,
नॉट विद स्टैंडिंग, दैट इत्यादि कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट कंजक्शंस के उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो, या एल्दो ही इज़ वेरी रिच। तो हमने कहा कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो अगरचे ईमानदार, मतलब वो क्या हमने कहा, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो अमीर नहीं है, अगरचे वो बहुत अमीर है। तो क्या हो गया कि बंदे के पास पैसा तो बहुत है लेकिन क्या ईमानदारी नहीं है। तो इसीलिए आपने कहा ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। चाहे यहाँ पे आप दो कह लें या दो कह लें, दोनों आपके सही होने वाले हैं। तो दो ही इज़ वेरी रिच, अगरचे वो बहुत मालदार है, बहुत धनी है। यू कांट पास हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क, कि भैया तुम पास तो नहीं हो सकते हो। हाउ एवर यही आपका कंजक्शन हो जाएगा कि हाउ एवर तुम जितना चाहे तुम मेहनत कर सकते हो लेकिन पास नहीं होने वाले हो, ये विरोध बता रहा है। इसी तरह हमने कहा आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी सहायता तो करूँगा, इवन इफ़ आई एम इंटरबल, अगरचे मैं मुसीबत में हूँ, अगरचे मैं परेशानी में हूँ। अच्छा, नौवां हम समझते हैं क्या होता है, उसमें एक्सटेंट होता है या मैनर हम बताते हैं, रीति बताते हैं या विधि को बताते हैं। इसमें क्या होने वाला है, इस कंजक्शंस का प्रयोग रीति विधि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसके वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एज या एज फार एज, सो एज, एज इफ, अकॉर्डिंग टू, एज इत्यादि एक्सटेंड या मैनर कंजक्शंस के उदाहरण हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा वी रीप एज वी सो, तो वी रीप एज वी सो, तो हम काटते हैं जैसा कि हम बोते हैं। तो रीप मतलब काटना हो जाता है और सो मतलब बोना हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा कि वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कि वाइल इन रोम, कि जब तुम रोम में रहो, रोम एक शहर का नाम है, कि रोम यानी रूम, जब तुम रोम में रहो तो क्या करो, डू एज द रोमन्स डू, जैसे रोमन लोग करते हैं, यानी जहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग रहते हैं, वहाँ के तरीका है उसी तरह रहिएगा, यानी जैसा देश वैसा भेष, ये इसका मतलब हो जाएगा। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, कि मतलब वो बात तो ऐसे करती है कि जैसे कि वो भाई कोई रानी रही हो, जैसे कोई रानी थी। लास्ट एग्जांपल इसका समझते हैं। जैसे हमने कहा द बॉयज वर पनिश्ड अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, तो द बॉयज वर पनिश्ड ये पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफरेंट टेंस का हो जाएगा कि बच्चों को सजा दी गई थी, किस हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने गलती किया था। तो अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, जिस तरह से गुनहगार थे, जिस तरह से अपराधी थे, उसी के हिसाब से उनको सजा दिया गया था। हम क्या समझने जा रहे हैं अभी, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग बढ़िया स्पोकन इंग्लिश के लिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परफेक्ट में आपका यूज होने वाला है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको यूज करने वाले हैं। चलिए इसका माना क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या होता है। पहले मैं आपको दो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। पहला एग्जांपल है कि वो बैट्समैन है, क्या है, ही इज बैट्समैन हो गया वो, और क्या है, बॉलर है, ही इज बॉलर, ही इज बैट्समैन, ही इज बॉलर। क्या ये कहना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कहना है कि वो हो केवल बैट्समैन ही नहीं बल्कि बॉलर भी है, तभी तो ग्रामर यूज होने वाला है। आप कहेंगे ही इज नॉट ओनली अ बैट्समैन बट ऑल्सो अ बॉलर, कि वो सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि वो बॉलर भी है, वो गेंदबाज भी है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपका लिंकिंग वर्ब भी यूज हो गया। इसके बाद में क्या आपने कहा कि ही इज नॉट ओनली, तो नॉट ओनली आपका हो गया। नॉट ओनली के बाद में क्या कहा आपने, नाउन कह दिया, तो ही इज नॉट ओनली अ बैट्समैन। फिर आप कहेंगे बट ऑल्सो, फिर जो दूसरा नाउन है आप उसको प्रयोग करने वाले हैं, तो आप बॉलर हो गया। तो आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो गया, ही इज नॉट ओनली अ बैट्समैन बट ऑल्सो अ बॉलर। तो क्या हो गया कि वो केवल बल्लेबाज ही नहीं बल्कि क्या है, गेंदबाज भी है। अच्छा, अब एक सेंटेंस कहना है कि मुझे कॉफी अच्छी लगती है, मुझे चाय अच्छी लगती है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी। क्या हम इसी तरह कहेंगे, नहीं। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम यूज करने वाले हैं कि हम इस तरह कहेंगे मुझे केवल कॉफी ही नहीं बल्कि चाय भी अच्छी लगती है। तो आप कहने वाले हैं, क्या बोलेंगे,
आई लाइक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। तो मुझे सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि चाय भी अच्छी लगती है। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ग्रामर है। तो वर्ब के बाद में आपने कहा आई लाइक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उसका रूल क्या होगा, उसका ढंग का यूज करने वाले। हमने कहा कि सिर्फ तुम ही धोखेबाज नहीं बल्कि राजू भी धोखेबाज है, यानी कि केवल तुम ही धोखेबाज नहीं हो बल्कि राजू भी धोखेबाज है। तो हो जाएगा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राजू इज चीटर। अब इसमें क्या बोले, सब्जेक्ट से पहले आप लेकर के आएंगे नॉट ओनली यू, सिर्फ तुम ही नहीं, केवल तुम ही नहीं। तो क्या आपने कहा नॉट ओनली यू, फिर बट ऑल्सो आपने कहा राजू, तो बट ऑल्सो राजू इज चीटर। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या जो दूसरा आप लेकर के आए हैं वहां के हिसाब से आप यूज करने वाले इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा कि नॉट ओनली यू, केवल तुम ही नहीं, बट ऑल्सो राजू, तो बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी यूज करना होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करने वाले हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हमने कहा भाई सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वे धोखेबाज हैं। तो क्या हो रहा है कि तुम तो धोखेबाज हो ही और जो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे साथी हैं वो भी धोखेबाज हैं। हमने कहा कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दे आर चीटर्स। तो यहाँ पे अब हम आर लेकर के आए हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे हो गया है। तो इस बात को भी ध्यान दे रखिएगा। जैसे हमने कहा कि सिर्फ तुमने ही गाली मुझे नहीं दी थी, तुम्हारे दोस्तों ने भी मुझे गाली दी थी। नॉट ओनली यू अब्यूज्ड मी बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है कि हमने कहा नॉट ओनली यू, सिर्फ तुम ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा आपका बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स। या सेंटेंस को इस तरह आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स अब्यूज्ड मी। मी को आप इस तरह लास्ट में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप भी कहने वाले हैं सेंटेंस को। केवल वो अमीर ही नहीं बल्कि ईमानदार है। कैसे कहेंगे आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि केवल वो अमीर ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। सोचिएगा क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट। बिल्कुल सही आप ये सोच रहे थे। अगर आप सही सोच रहे थे तो आपका बिल्कुल सही था कि आपका सही है कि ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट हो जाएगा। कोई एक लेडी है जिसके बारे में आपने कहा कि वो एक मिनिस्टर ही नहीं, यानी वो एक मंत्री ही नहीं बल्कि वो समाज सेविका भी है। तो आप कहेंगे कि शी इज नॉट ओनली अ मिनिस्टर बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर, यानी कि वो क्या है कि सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि समाज सेवा भी करती है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता कि शी इज अ मिनिस्टर एंड शी इज अ सोशल वर्कर। अब इस सेंटेंस को आपने इस तरह से कहा कि शी इज नॉट ओनली अ मिनिस्टर बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर। अगला सेंटेंस और आप सोचिएगा और बताइएगा। जैसे कहा कि मेरा राजू तो दोस्त है, तो मैंने ये कहा कि केवल राजू ही नहीं बल्कि उसका भाई भी मेरा सपोर्ट करता है। कैसे आप कहेंगे कि नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर सपोर्ट्स मी। मैंने कहा नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर सपोर्ट्स मी। सपोर्ट्स क्यों कहा, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसीलिए हमने कहा कि सपोर्ट्स। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा सर कि राजू एक सब्जेक्ट हो गया और हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया तो दो मिला करके प्लूरल हो गए। ये करके आप गलती ना करिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो में यही तो देखना है कि बट ऑल्सो के बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसी का एतबार किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने वाले हैं। तभी तो आपने कहा कि नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर सपोर्ट्स मी। एक सेंटेंस आपके लिए हो जाए कि जैसे आप एक मजाक करने वाले भी हैं और एक आप जीनियस भी हैं। तो सेंटेंस क्या है कि यू आर अ फनी पर्सन एंड यू आर जीनियस। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पाए, यू आर नॉट ओनली अ फनी पर्सन बट ऑल्सो जीनियस। तो क्या हो गया भाई कि आप सिर्फ मजाक करने वाले ही आदमी नहीं है बल्कि आप जीनियस भी हैं। आप ये कैसे कहेंगे कि तुम और मैं मेहनत करते हैं,
यू एंड आई वर्क हार्ड। तो क्या हो गया, मतलब तुम भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूं। अब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में बना के देखिएगा। हमने कहा कि भाई केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी मेहनत करता हूं, काम हम दोनों करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लें कंपनी में। तो हमने कहा कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई वर्क हार्ड, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी मेहनत करता हूं, बॉस के वहां मुझे भी इस बात की क्रेडिट मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तो हमने कहा कि राजू मुझे धोखा दे सकता है, राजू कैन चीट मी, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, यू कैन चीट मी। अब इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे कहेंगे कि केवल राजू ही नहीं बल्कि तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो, यानी मुझे आपकी बात से प्रतीत होता है, आपकी बात से ऐसा लगता है। तो इस सेंटेंस को आप कहेंगे कि नॉट ओनली को सबसे पहले लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें अलग अलग है। तो हमने कहा नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो यू कैन चीट मी, केवल राजू ही नहीं बल्कि तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो। दोस्तों इस ग्रामर को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेगा, आपकी बढ़िया स्पोकन हो जाएगी और इस कंजक्शन को आप और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बट यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोवाइडेड के बारे में, किसका माना क्या होता है, कैसे आप यूज करने वाले हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। और साथ ही साथ में अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर बिना झिझक आप अच्छे से इसको प्रयोग कर सकें। तो चलिए हम इसको समझते हैं, इसका माना क्या होता है, क्या क्या हम इसको यूज करने वाले हैं। प्रोवाइडेड का माना होता है बशर्ते की, क्या हो जाएगा, यानी शर्त यह है कि आप प्रोवाइडेड कह सकते हैं या प्रोवाइडिंग कह सकते हैं। साथ ही में प्रोवाइडेड दैट भी बोला जाता है और प्रोवाइडिंग दैट भी बोला जाता है। इन चार में से किसी भी तरीके को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो प्रोवाइडेड वाला ही यूज होता है। अच्छा, इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। देखिए आपके सामने एक पहला सेंटेंस आएगा और उसको आप पूरा करेंगे। वो सेंटेंस आपका फ्यूचर में होना चाहिए या फिर फ्यूचर के माना में होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो आपका पहला सेंटेंस रहेगा वो आपका फ्यूचर में हो या फ्यूचर के माना दे रहा हो। और उसके बाद में प्रोवाइडेड आप लिखेंगे या प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हैं या प्रोवाइडिंग लिख सकते हैं या प्रोवाइडिंग दैट लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका एक सेंटेंस आएगा वो क्या होने वाला है, वो आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट का वो माना दे रहा हो। आपको ये बात को ध्यान रखना है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा या मैं आपसे शादी करूंगी बशर्ते कि तुम जॉब करो, बशर्ते कि तुम नौकरी करो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगा, किस शर्त पर, यानी कि तुम नौकरी करो तो ही मैं शादी करूंगा। इंग्लिश का सेंटेंस आपका हो जाएगा आई विल मैरी यू प्रोवाइडेड दैट यू डू अ जॉब, कि तुम एक नौकरी करो। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पहला सेंटेंस होगी आई विल मैरी या कह सकते हैं आई विल गेट मैरिड, मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन शर्त क्या है, बशर्ते कि यू डू अ जॉब, कि तुम एक नौकरी करो। मैंने कहा कि मैं पार्टी में आऊंगा, ठीक है, शर्त यह है कि राजू पार्टी में ना आए। आई विल कम इन द पार्टी, कि मैं पार्टी में आऊंगा, प्रोवाइडेड दैट राजू डज नॉट कम इन द पार्टी। अब यहां पे क्या आपने देखा कि कहा मैं पार्टी में आऊंगा, आई विल कम इन पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा, लेकिन शर्त हमारी क्या है, किस शर्त पे आऊंगा, शर्त यह है कि राजू पार्टी में ना आए। तो आपने देखा कि राजू डज नॉट कम इन द पार्टी, तो यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रहेगा, प्रेजेंट में ही हो रहने वाला, इस बात को आपको याद रखना है साथियों। अच्छा, आप गाना सुनना चाहते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं, तो हमने कहा कि ठीक है आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो। मैंने क्या कहा, ठीक है गाना सुनना है आप सुन लीजिएगा, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अनुमति दूंगा गाना सुनने का, I will allow you to listen to the music provided that don't disturb anyone, कि किसी को तुम डिस्टर्ब मत करो। तो क्या हो गया कि
यहाँ पर आप बैठे हुए कई लोग एक काम करें, एयरफोन लगा लीजिएगा, मैं तुम्हें गाना सुनने की अनुमति दे दूंगा। आई विल अलाउ यू टू लिसन टू द म्यूजिक प्रोवाइडेड दैट डोंट डिस्टर्ब एनीवन, किसी को आप डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा कि मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूं, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन बात यह कि राजू के बारे में आप कुछ मत पूछिएगा। मैंने कहा कि आई विल कम देयर, मैं वहां आ जाऊंगा, बशर्ते कि यह शर्त इस बात की है कि तुम राजू के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। तो आई विल कम देयर प्रोवाइडेड दैट यू डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट राजू। तो यू डोंट आस्क एनीथिंग आप चाहे से इंडिफरेंट टेंस में कह लें या फिर इसको इंपरेटिव में कह लीजिएगा कि मतलब है कि आप राजू के बारे में कुछ भी ना पूछें। इस शर्त में मैं वहां पे आने वाला हूं। बहुत आसान आपका है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। ये आपका होगा कि मैं भैया वहां पे आऊंगा, ठीक है आई विल कम देयर, मैं वहां पे आऊंगा। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का आपका ग्रामर हो गया। शर्त क्या बनेगा, प्रोवाइडेड दैट क्या होगा, यू डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट राजू, के राजू के बारे में ना पूछिए। तो ये प्रोवाइडेड आपका है, ये आपका कंजक्शन हो रहा है और बहुत कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान होने वाला है, सिंपल से आप कर सकते हैं। हमने कहा कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन शर्त क्या है, तुम मुझे एक हफ्ता में वापस करो। या हमने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा लेकिन तुम मेरा काम करो, आई विल गिव यू मनी, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में हो गया कि आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यू डू माई वर्क, कि तुम मेरा काम करो। शर्त ये है पैसा आपको मैं दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये तरीके से आपका बहुत आसान हो रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है। उससे मिलूंगा बशर्ते कि वो माफी मांगे, आई विल मीट हिम, तो मैं उससे मिलूंगा। शर्त आपने क्या लगाया, प्रोवाइडेड ही अपोलोजाइजेस, यही अपोलोजाइज वो माफी मांगे, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आपका हो गया। मैंने कहा कि राजू तुमसे मिलने के लिए तैयार है, राजू इज रेडी टू मीट यू। अब यहाँ पे राजू इज रेडी टू मीट यू, तो इज एंड आर के बाद रेडी लगा सकते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या कहा कि राजू इज रेडी टू मीट यू, राजू तुमसे मिलने के लिए तैयार है। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट कह लीजिए या प्रोवाइडिंग कह लीजिए, प्रोवाइडिंग दैट कह लीजिए, कोई भी कहिएगा, लेकिन आपका सबका माना एक ही होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, राजू इज रेडी टू मीट यू प्रोवाइडेड तुम उसे झगड़ा ना करो, यू डू नॉट क्वारल विद हिम, तुम उसे झगड़ा ना करो। आपने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, हमने कहा एक काम करिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मैं अपने पापा से कहता हूं और पापा आपको पैसा दे देंगे, लेकिन शर्त यह कि आपको 1 महीना में वापस करना होगा। तो मैंने कहा कि पापा पैसा तुम्हें देंगे इस शर्त पर कि तुम्हें 1 महीना में पैसा वापस करना होगा। माई फादर विल गिव यू मनी, क्या हो जाएगा, माई फादर विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड दैट you have to return in 1 month। तो क्या है, you have to return, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सॉरी ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका कंपल्शन का ग्रामर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि my father will give you money, मेरे पिताजी तुम्हें पैसा देंगे। प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड you have to return in 1 month, तुम्हें 1 महीना में पैसा वापस करना होगा या तुम्हें पैसा वापस करना है। तो ये ग्रामर में बहुत आसान था, कुछ ज्यादा नहीं है, बट अपने स्पोकन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एग्जाम में अपनी गलती से बच सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका कंजक्शन हो गया। अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइड मतलब मुहैया कराना, फ्राहम कराना वो वाला नहीं, ये प्रोवाइडेड एक कंजक्शन खुद है, ये खुद इसका माना है, बशर्ते कि अब ये मत कैसा प्रोवाइड मतलब है फ्राहम कराना या मुहैया कराना, प्रोवाइड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडेड वो आपका अलग था प्रोवाइडिंग, और ये जो अभी आप समझ रहे हैं जो आप समझे ये कि पूरी अलग चीज है, ये कंजक्शन है। और कंजक्शन का रोल आपको अच्छे तरीके से पता हो गया है कि ये जोड़ने का काम करता है, कभी 2 वर्ड को जोड़ता है, कभी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, कभी क्लोजेस को जोड़ता है। सो अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रोवाइडेड अब आपके लिए बहुत क्लियर होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।